नमस्ते बच्चों, आपका 7वीं कक्षा में स्वागत है। आज से हम नया पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है वर्ण विचार। इसके पहले का पाठ पढ़ा था हमने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इस पाठ के अंतर्गत ही मैंने आपको वर्ण विचार के बारे में जानकारी दी थी कि वर्ण विचार क्या है। ये व्याकरण के मुख्य अंगों में से एक है कि वर्ण विचार। कोई भी भाषा पढ़ने के लिए हमें उसके वर्ण का ज्ञान होना ज़रूरी है। भाषा सीखते ही सीखने का जो मूल बेस है वो वर्णों से शुरुआत होती है। तो अभी हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, तो हमें हिंदी भाषा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी भाषा की वर्ण किस प्रकार होती है। जैसे पहले पाठ में पढ़ा था कि हिंदी भाषा की लिपि वो जो है देवनागरी है, तो देवनागरी के लिपि के वर्ण किस प्रकार होते हैं वो आज हम इस पाठ में देखेंगे। तो भाषा बोलते समय हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो हम ध्वनि, आवाज़, जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, जो अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो आवाज़ निकल रही है मेरी, तो वो ध्वनि का उच्चारण करते समय उन ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए हम लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटा बच्चा पहले मौखिक भाषा सीखता है, मुख से जो बोलना है वो सीखता है, फिर उसके बाद वो स्कूल में आकर लिखना सीखता है। तो उसी तरह से जब भाषा का आवाज़ हम लोग निकालते हैं, कोई भी उच्चारण करते हैं, तो उस ध्वनियों को लिखित रूप के लिए लिखकर व्यक्त करने के लिए हम लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और वही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाती है। वही लिपि चिन्ह क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण के माध्यम से ही शब्दों की रचना होती है। देखो, जैसे एक घर हम बनाते हैं, जब ईंट पे ईंट रखते हैं तो बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, उसी प्रकार वर्ण को वर्ण जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, शब्द को शब्द जोड़कर हम एक वाक्य बनाते हैं, और वाक्य का वाक्य जोड़कर हम एक पूरा पैराग्राफ, कहानी, निबंध, इस प्रकार हम एक बड़ा सा लेख भी लिख सकते हैं। तो जो बड़े से लेख की शुरुआत हम एक छोटे से वर्ण के साथ करते हैं। तो भाषा के शुद्ध उच्चारण और भाषा का लेखन हेतु वर्ण का ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना आना ज़रूरी है, तो हमें उसके लेखन का ज्ञान होना ज़रूरी है, और लेखन का जो मेन बेस है वो है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे अभी कोई, अगर आप चित्र बनाओगे, जैसे एक कोई रंगोली बनाता है तो रंगोली में डॉट डॉट होते हैं, तो डॉट आप कहीं पर भी दे सकते हो क्या? जो पहला वाला डॉट आप कहाँ देते हो, उसके बेस पर आप और सारे डॉट देते हो। तो अभी आपको भाषा सीखनी है, तो भाषा सीखने के लिए आपको उसका वर्ण जो मेन है, एक डॉट यानी वर्ण है, पहले हमें वो सीखना है। पहले हमें वर्णों की जानकारी लेना है, उसके बाद फिर हम वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाएंगे। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम वर्णों का सीखा जाता है। कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें सर्वप्रथम वर्ण सिखाया जाता है। जैसे अभी कोई अंग्रेज़ी बैकग्राउंड का नहीं है, तो अभी वो घर में हिंदी, महाराष्ट्र में रहते हैं, इसीलिए मराठी भाषा वो घर से सीख कर आता है। पर अंग्रेज़ी भाषा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। उसको सीखने के लिए हमने अगर घर पे नहीं बातचीत की अंग्रेज़ी के, तो हम पहले स्कूल में आते हैं। तो स्कूल में आते ही हमें पहला क्या सिखाया जाता है बच्चों? उस भाषा की लिपि। जैसे हम अंग्रेज़ी भाषा का ही उदाहरण लेंगे कि अंग्रेज़ी भाषा हम घर से तो नहीं सीख कर आए हैं, हम वो स्कूल में सीख रहे हैं। तो स्कूल में सीखने से पहले आपको वो अंग्रेज़ी भाषा के, हम अगर अंग्रेज़ी में आपको बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या? नहीं। तो उस भाषा की पहले वर्ण आपको सिखाया जाता है
कि वर्ण किस प्रकार होते हैं। तो फिर आपको ए बी सी डी वो सिखाई जाती है, फिर स्मॉल लेटर सिखाया जाता है, फिर एक अक्षर को दूसरा अक्षर जोड़कर एक शब्द बनता है वो सिखाया जाता है, फिर शब्दों को शब्द जोड़कर वाक्य बनाया जाता है वो सिखाया जाता है। तो उसी प्रकार आप अंग्रेज़ी भाषा को अपने सीखा होगा। जिसका भी बैकग्राउंड अंग्रेज़ी वाला नहीं होगा, जैसे उसने बचपन में अंग्रेज़ी भाषा नहीं सीखी होगी, वो स्कूल में आकर अंग्रेज़ी भाषा इस प्रकार ही सीखता है। पहले वो सारे अक्षर लिखता है, उसके बाद फिर अक्षर को अक्षर जोड़ता है, फिर उसके बाद वो वाक्य बनाता है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी की स्वर और व्यंजन की वर्णमाला होती है, अंग्रेज़ी की ए बी सी डी जो 26 उसमें अक्षर होते हैं वो वर्णमाला होती है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी अलग अलग वर्णमाला होती है। तो हिंदी की वर्णमाला क्या है आज हम वो देखेंगे कि उससे पहले कि वर्णमाला यानी क्या। वर्णों के क्रमबद्ध श्रृंखला को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के क्रमबद्ध यानी जैसा सीक्वेंस है ना, उसी प्रकार हमें वर्णों को सीखना होता है। जैसे हम लोग कभी भी अ के बाद क नहीं लिख सकते, क के बाद ई नहीं लिख सकते। जैसा हमें सिखाया है कि स्वर यानी अ आ ई उ, व्यंजन यानी क ख ग, ये सारे व्यंजन हैं। तो उसी प्रकार हमें उस व्यंजन की रचना भी करनी होती है और उसी प्रकार उसको सीखना भी होता है। तो वर्णों के क्रमबद्ध श्रृंखला को ही वर्णमाला कहते हैं। तो वो क्या है आज वो देखेंगे। जैसे पहले है स्वर। वर्णमाला में पहले आता है स्वर। स्वर यानी वोवल जिसका उच्चारण हम बिना किसी सहायता से लेते हैं। जैसे इसमें हिंदी में कुल मिला के 11 स्वर है। अ आ ई उ रे री ए आई ओ औ, ये 11 स्वर है हिंदी में। उसके बाद है अंग और ये विसर्ग है आहा। ये स्वर में नहीं आता है, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन क ख ग घ अण च छ ज झ अ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये है व्यंजन। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन य र ल व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन श श स ह। उसके बाद आता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर यानी एक अक्षर को दूसरा अक्षर मिलकर एक तीसरा अक्षर बनता है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर। उसे आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। जैसे अभी आगत ध्वनियाँ यानी जो बाहर देशों से हमने लिए हुए ध्वनियाँ। जैसे हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हमने विदेशी भाषा से भी लिए हैं। उसमें बिंदी वाला ज और बिंदी वाला फ जो है वो आगत है, और आ जो दिया है अर्धचंद्र। जब हम कोई अंग्रेज़ी भाषा के शब्द हिंदी में लिखते हैं तो उसमें ज़्यादातर आ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉल, बॉल, मॉल, ये आदि शब्द। तो समझ में आया वर्णमाला क्या है। वर्णमाला में पहले स्वर, उसके बाद अनुस्वर, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त अक्षर व्यंजन और उसके बाद आगत ध्वनियाँ। ये है वर्णमाला की रचना। अभी वर्णमाला के वर्ण के 2 प्रकार है, एक तो स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्ण के 2 प्रकार है, एक तो स्वर और व्यंजन। जैसे इंग्लिश में भी है, जैसे ए ई आई ओ यू ये स्वर है और बाकी के सारे जो अंग्रेजी वर्ड्स है वो व्यंजन कहलाते हैं। अभी स्वर क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे जिन वर्णों का उच्चारण, जो हम उच्चारण करते हैं अक्षरों का, उसको बोलते समय हम किसी की सहायता नहीं लेते। किसी की सहायता यानी जैसे हम मुख से बोलते हैं तो बोलने के समय हमारे मुख से बिना रुकावट हवा निकलती है। मतलब जैसे अ आ ई उ ई ऐसे बोलते समय बिना उसको वहाँ कोई रुकावट नहीं आती। यहाँ हमारी कोई ऐसी जीभ वहाँ किसी को छूती नहीं है, ऑटोमेटिक वो सारे अक्षर निकल जाते हैं। तो
स्वर उन्हें कहते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना रुकावट से मुख से बाहर निकलती है, इसे स्वर कहते हैं। और हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 है। कितनी है? 11। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर है। और अंग और अहा आपने देखा होगा, ये क्या है? विसर्ग और अनुस्वार है। और इसको आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। आपको इतना समझ में आया कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, उसमें स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर ये है कि बिना किसी रुकावट से बिना किसी रुकावट से हम वो सहायता से स्वर बोल सकते हैं। और हिंदी में कुल मिलाकर 11 स्वर है। उसके बाद आता है कि स्वरों के भेद। कि स्वरों के भेद कितने हैं? उसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर, ये स्वरों के 3 प्रकार है। ठीक है। उसमें ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने के लिए हमें कम समय लगता है, उसमें ये 4 है अक्षर, अ, ई, उ और री, ये 4 अक्षर है। इनको बोलते समय हमें कम समय लगता है। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 है। उदाहरण आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। यानी हमें इनको बोलने के लिए दुगना, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। और ये हमारे 7 अक्षर है। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और र। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। उसके बाद है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से तिगना समय लगता है। तिगना यानी ट्रिपल। जैसे कोई बच्चा रोता है, जब वो सुर लगाता है ना, तो और जैसे कोई गाना गाता है तो वो आलाप में सुर लगाता है, आ, हाँ, ओ। उसके बाद जैसे ओम हम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जो ये स्वर होता है ना बीच का वाला, वो लुप्त होता है। उसे लिखा नहीं जाता, सिर्फ वो खींचकर उसको बोला जाता है। और उसका भी चिन्ह है कि हमारे अंग्रेजी के एस की तरह उसका चिन्ह है। जैसे यहाँ उन्होंने उदाहरण में दिया है कि ओम, ये अक्षर। समझ में आया? स्वरों के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। उसके बाद आता है आयोग वाह। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि हिंदी में 11 स्वर के अतिरिक्त 2 वर्ण हैं, अंग और आहा भी जोड़े जाते हैं। इन्हें आयोग वाह कहा जाता है। ये स्वर नहीं है, परंतु इनकी भी स्वरों की जैसे मात्राएं होती है। अंततः इन्हें भी स्वरों के साथ ही लिखा जाता है। ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। ये स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, तो इनका नाम अलग ही है कि इनको क्या कहते हैं? आयोग वाह। इनका स्वतंत्र रूप से यानी अंग और आहा का रूप से उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उनकी भी मात्राएं होती है। जैसे उदाहरण दिया है, अंग की संध्या, सायंकाल, आहा की अंतहा, विशेष, प्रायः। तो अनुस्वार का हमने पढ़ा था कि पंचमा अक्षर के साथ साथ हम अनुस्वार का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हर्रे जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का 5वां अक्षर जो है वो पंचमा अक्षर होता है। और वो उसे अनुस्वार के रूप में भी लिखा जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ कि अण का संत, अण, म और न, ये जो है ये पंचमा अक्षर है। और ये कभी कभी हमें बिंदु के रूप में भी नज़र आते हैं। उसमें के
जो ये दो है वो हमें कभी अक्षरों शब्दों में नज़र नहीं आते, वो हमेशा पंचमा अक्षर में ही नज़र आते हैं। और ये जो दो है ये न, ये म और ये न, ये आपने देखा होगा कि शब्दों में भी नज़र आते हैं। तो इस तरह से ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। उसके बाद अभी यहाँ क्या दिया है, अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन के पूर्व सम हो तो म के स्थान पर हमेशा अनुस्वार होता है। अभी अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आपको पता है। अंतस्थ य र ल व, ऊष्म व्यंजन श श स ह, ये है अंतस्थ व्यंजन। अगर उसके आगे आपने उसके पूर्व उसके आगे अगर सम हो तो यहाँ म के स्थान पर हमेशा अनुस्वार होता है। जैसे यहाँ देखो, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस सार संसार, सम प्लस हार संहार, सम प्लस वाद संवाद, ये सारे अनुस्वार के ही शब्द है। उसके बाद है अनुनासिक। अनुनासिक इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक आपने देखा होगा कि चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे दर्शाने वाले शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे माँ, पूंछ, हंस, उंगली, ऊंट, बूंद, ये होती है। आपने देखा होगा कहीं पर भी ऐसे जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगती है, जैसे यहाँ कोई ऐसी मात्रा होती है में, हाँ हम ये नाक से बोलते हैं ना, तो यहाँ चंद्र बिंदु नहीं देते हम लोग, ऐसा नहीं देते। उसके बजाय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक डॉट देते हैं। तो डॉट का अर्थ ही होता है कि वहाँ चंद्र बिंदु है। तो यहाँ कैसे, यहाँ उन्होंने दिया है कि जिसके ऊपर से, जिन स्वरों के ऊपर से शिरोबिंदु के ऊपर से मात्राएं लगती है उनके स्थान पर केवल बिंदु लगाया जाता है। और जिनके ऊपर मात्राएं शिरोबिंदु नहीं होती है तो उनके ऊपर जो जिसका चिन्ह है वही चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उन्होंने यहाँ माँ दिया है, माँ के ऊपर से कोई एक की मात्रा गई नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने चंद्र बिंदु दिया है। पर मैं के ऊपर यहाँ दो मात्राएं हैं, तो यहाँ हमें ये बिंदु देना ज़रूरी है। यहाँ चंद्र बिंदु नहीं देते पर बिंदु देते हैं। तो इस तरह से ये चंद्र बिंदु कहलाता है। उसके बाद है विसर्ग। उसके बाद क्या है, विसर्ग। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कहीं पर नहीं किया जा सकता। इसे किसी वर्ण के बाद लगाया जाता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है और यह अधिकांश इसके सारे शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिए जाते। किस भाषा से लिए, किस भाषा में आते हैं सारे बिंदु, मतलब विसर्ग वाले सारे शब्द संस्कृत भाषा में होते हैं अधिकांश शब्द। समझ में आया। उसके बाद है ज और फ, ये आगत ध्वनियाँ हैं। मैंने आपको जब वर्ण माला समझाती थी तभी मैंने समझाया था कि ज और फ ये आगत ध्वनियाँ हैं। हिंदी में बहुत सारे ऐसे ध्वनियाँ हैं जो हमने बाहर देश से लिए हैं, और ये जो ज और फ है वो अरबी तथा फारसी भाषा से लिए हैं। और जैसे उनके उदाहरण भी दिए, या ज़रूरत, ज़िंदगी, जहर, फैसला, फरियाद, ये इस ज और फ के आगत ध्वनि के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है अ। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में किया जाता है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है कि जब कोई अंग्रेज़ी भाषा हम हिंदी में लिखते हैं, जैसे मॉल, कॉल, पॉल, डॉक्टर, ऑफिस, ये सारे जो अक्षर होते हैं, कॉलेज, ये अंग्रेज़ी वर्ड है ना, कॉलेज, डॉक्टर, तो हम उसको हिंदी में लिखते हैं ना, तो फिर जैसे आधा चंद्र इसका
चिन्ह है, ऐसा चिन्ह सिर्फ। ये हो गया है चंद्र बिंदु, ये नहीं होता है, ये है आधा चंद्र, इसे आगत ध्वनि कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु, और इसको आगत ध्वनि। तो ये है आगत ध्वनियाँ। जब हम अंग्रेज़ी वर्ड्स लिखते हैं हिंदी में तो अ का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने आज ये पढ़ा कि वर्ण क्या है, वर्ण के रूप कितने हैं। दो रूप है, स्वर और व्यंजन। हमने स्वर के बारे में पढ़ा कि स्वर क्या है, बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले अक्षर स्वर कहलाते हैं। स्वर के दो भेद है, तीन भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो इस तरह से आज हमने ये पढ़ा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।